नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारत की राज्य व्यवस्था इस लेक्चर में हम देख रहे हैं, जो कि पीटी स्पेशल है और ये सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण होगा। राज्य व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम भारत की राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं और यह नोट्स देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है, जो कि जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है। इस नोट्स पर देखें तो दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। यानी दो अतिरिक्त सब्जेक्ट में देखें अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो बनाया गया, उसमें से हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंतर्गत एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वह देखें तो यूपीपीएससी के यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें अपर पीटी एग्जाम, आरओ एग्जाम यानी आरओ परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी उसी के सिलेबस पर आधारित है। इसके अलावा देखें तो ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत इसके दोनों पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की संपूर्ण पार्ट, जो कि यूपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा वेटेज इंडियन ज्योग्राफी को होता है, तो उसी हिसाब से महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड हैं। तीसरे सब्जेक्ट जो देख रहे हैं वह यही राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं। और ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित है, यानी इसको देख सकते हैं। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन संक्षेप में कर लें तो ये देख सकते हैं कि इसको 15 टॉपिकों में कवर किया गया है। तो इसके शुरुआती देखें, शुरुआती कुछ टॉपिकें जो हैं, यानी 10 टॉपिक जो है यहाँ तक बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यानी प्रथम टॉपिक से लेकर 10 टॉपिक तक के जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं इस चैनल पर बना के अपलोड कर दिए गए हैं। आज देखेंगे 11वीं टॉपिक से, यानी 4 टॉपिक इसमें से जल्दी से इसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, संविधान संशोधन और न्यायपालिका को इस लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। आगामी लेक्चर और वर्तमान लेक्चर इसमें कवर कर लिया जाएगा बहुत जल्द। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार देखते रहें। और इसकी भूमिका के पूर्वावलोकन कर लेते हैं संक्षेप में, विस्तार से इसका पूर्वावलोकन नहीं करेंगे। तो इसकी शुरुआत भारतीय संविधान के विकास की गाथा देखें, यहीं शुरू होती है। भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ शुरुआत है, जिसके अंतर्गत इसका शुरुआत देखें तो कंपनी का शासन के अंतर्गत प्रमुख एक्ट ये दिए गए हैं। इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोडेड है। इसके बाद 1857 की महान क्रांति के बाद जो ताज का शासन आता, उसके अंतर्गत यह जो अधिनियम बनाए गए, इसको भी महत्वपूर्ण लेक्चर के रूप में इस चैनल बनाकर अपलोड कर दिया गया। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देख सकते हैं। इस लेक्चर में पूर्वावलोकन करते हैं तो वह देखते हैं मूल अधिकार, यानी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें मूल अधिकार दिया गया, वहाँ से इसका पूर्वावलोकन करते हैं। पूर्व के लेक्चर में से पूर्व का पूर्वावलोकन कर लिया था हमने, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। आप इसको देख लें एक गहन दृष्टि के रूप में, क्योंकि इससे पूर्वावलोकन के रूप में हम इसको देख रहे हैं। पूर्व के लेक्चर में यह महत्वपूर्ण जो है लेक्चर बना करके, यानी पूर्व के लेक्चर में इस नोट्स पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, इसलिए यहाँ पर हम इसका विस्तार नहीं करने जा रहे हैं। आप केवल एक डीपली इसका पूर्वावलोकन कर लें। इस पर हमने महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया, इसलिए यहाँ पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसको समझ सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो केंद्र राज्य संबंध से शुरुआत होगी, तो वहाँ पर हम जब पहुँचेंगे तो ये लेक्चर शुरू होगा। तो आप इसे पूर्व का ये देख सकते हैं। ये पूर्व के लेक्चर में विस्तार से हमने अनुच्छेद से चर्चा कर दिया। यहाँ देखिए पंचायती राज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें स्वशासन की शुरुआत देखें। इसमें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना जाता है? लॉर्ड रिपन माना जाता है। और इसके बाद सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दे दिया है, आप इसको एक बार डीपली देख लें, इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नगर पालिकाओं को भी एक डीपली नज़र देख लें। इसके बाद यहाँ से केंद्र राज्य संबंध शुरू होता है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं, ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध को, इसमें देख लेते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध से यहाँ पर देखें तो भारतीय संघवाद की प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाई गई, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ है। यानी भारतीय संघवाद की प्रणाली कहाँ से अपनाई गई? कनाडा के संविधान से अपनाई गई है, जिसमें शक्तियों का वितरण क्या है? केंद्र की ओर झुका हुआ है। हमने देखा था भारतीय संविधान में एकात्मकवाद और संघवाद की प्रमुख लक्षण क्या थे, तो पूर्व लेक्चर में इसमें विस्तार चर्चा कर लिया। ध्यान इसमें यह रखना है कि भारतीय संघवाद की प्रणाली जो कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो विधायी भाग, यानी इसका विधायी भाग यानी जो कानून बनाने वाला भाग है, यानी विधायी संबंधी, यानी जो विधायी संबंधी पार्ट है, ये संविधान के भाग 11, यानी संविधान के भाग 11 विधायी भाग, अनुच्छेद 245 से 255, इसमें 11 अनुच्छेद हैं। विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषयों का बंटवारा देखें तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार बांटा गया है, जो कि देखें संविधान के 7वें अनुसूची में दिया गया है। प्रशासनिक उपमंडल देखें
तो यह संविधान के भाग 11 में ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो संविधान का भाग 11 है उसमें केंद्र राज्य संबंध दिए गए हैं। हमने ट्रिक्स के माध्यम से बताया था, जिसमें केंद्र देखें तो संविधान के भाग 5 में है और राज्य जो है संविधान के भाग 6 में, दोनों को ऐड कर दें तो 11 में दोनों का संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध आ जाएगा। तो 11 में ये पार्ट हम देख रहे हैं विधायी संबंधी पार्ट यहाँ से अनुच्छेद, और प्रशासनिक संबंधी जो है संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक है। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखें, अक्सर एग्जाम पूछता है, तो अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों का बंटवारा दिया गया। अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय सेवाएं देखें तो जिसमें IAS, IPS, IFS ये अखिल भारतीय सेवाएं, जिसका कंडक्ट UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, जिसके लिए हम यह महत्वपूर्ण लेक्चर देख रहे हैं, यानी यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसमें देखें इसके बाद अनुच्छेद 253 तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन है, यानी 253 किससे संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन या कानून बनाने की शक्ति है। वित्तीय संबंध देखें तो ये वित्तीय संबंध जो ये भाग 12 में हो जाता है। वित्तीय संबंध संविधान के अनुच्छेद 12 का जो विषय वित्तीय संबंध, ये अनुच्छेद 268 से 281 है। इसमें देखें तो कराधान शक्तियों का आवंटन दिया गया है, जिसके अंतर्गत देखें तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी परिषद कर राजस्व का वितरण असीम दास गुप्ता समिति पर, यह जीएसटी जो है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था, ये 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसको थोड़ा ऐड कर लेते हैं जानकारी के रूप में। देखें तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया था। 2016 में लाया गया था जीएसटी, जिसको संक्षेप में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। देखें इस संशोधन ने देश में वस्तु और सेवा कर शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। वस्तु और सेवा कर राज्य और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। यानी है क्या, ये अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स ही है, आज भी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। इसके द्वारा करों में स्कैंडिंग प्रभाव को हटाने और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार प्रदान करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित केंद्रीय और राज्य वस्तु और सेवा कर उन सभी वस्तुओं पर लगाया जाएगा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है, सिवाय उन सभी के जो वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। इसमें नोटेड पॉइंट है कि ये 7वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी संविधान में 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची जो कि संघ और राज्य सूची की कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया इसे जीएसटी को लागू करने के लिए। और जीएसटी जो लागू हुआ देखें तो 1 जुलाई 2017 से इसको पूरे भारत में लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से। तो इस पर थोड़ा हमने विस्तार कर दिया। ये याद रखना कि असीम दास गुप्ता समिति के आधार पर जीएसटी को लाया गया था। अनुच्छेद 268 देख लें तो इसमें केंद्र द्वारा उपग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर का प्रावधान है। अनुच्छेद 269 देखिए तो संघ द्वारा संग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर इसमें शामिल है। अनुच्छेद 270 देखिए संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर इसमें। इसके बाद वित्त आयोग का अनुच्छेद, ये अक्सर एग्जाम पूछता है, यूपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन ये है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अक्सर वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन पूछता है। वित्त आयोग से अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें। तो देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय यानी वित्त आयोग क्या है, एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष की आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, कुल मिलाकर इसमें 5 कह सकते हैं मेंबर होते हैं अध्यक्ष सहित, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका राष्ट्रपति के आदेश के तहत इनकी प्रतिनियुक्ति भी हो सकती है। तो इसमें हमने देखा अब जो है कि 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी संबंधित है, और 102वां देख लें संविधान संशोधन जो है यह नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें नया अनुच्छेद 338 जोड़ा गया था। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में आया था, ये देखिए अनुच्छेद 15 का अपवाद स्वरूप लाया गया था। ये इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान के लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लाया गया था। इसमें एसटी यानी एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन उसको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसमें अगले इंडियन को हटा दिया गया जो कि नियुक्ति मनोनीत किए जाते थे राज्य ये कह सकते हैं लोकसभा में और राज्य विधान परिषद में। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन देखें तो इसमें जो राज्यों को
ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया था 105वां संविधान संशोधन 2021। और उसके बाद वर्तमान में देखें 106वां संविधान संशोधन जो है ये 2023 में लाया गया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया 106वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और ये 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम होगा यह है वो 128वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत लाया गया था। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2015 में लाया गया था, अक्सर एग्जाम यही पूछ देता है। तो 100वां से लेकर 106 को हमने देख लिया, यानी 7 इसमें अनुच्छेद को हमने संविधान संशोधन में कवर करने का प्रयास किया। तो 100वां संविधान संशोधन को भी यहाँ देख लें जो 2015 में लाया गया था। इसमें भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण यानी अंतर क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता 1974 था। इसके प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन में इसको लाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र राज्य संबंधों पर आयोग यानी केंद्र राज्य संबंधों पर अब तक कितने आयोग या समितियां बनी, अक्सर एग्जाम ये पूछता है। तो इसमें देखें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में यह गठित किया गया था। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध पर गठित आयोग या समितियों से। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई जी थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। बाद में यानी अध्यक्ष मोरारजी देसाई, इनके बाद में जो है इसके अध्यक्ष कौन किए थे? के हनुमतैया जी किए थे। हमने देखा कि यह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में गठित किया गया और यह अध्यक्ष मोरारजी देसाई जी बनते हैं। और ये नोटेड पॉइंट है कि भारत के 6वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 6वें प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये कब से बनते हैं? 1977 यानी 1977 से लेकर के 1979 तक जो है जनता पार्टी की जो सरकार बनती है उस दौरान यह मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठन होता है। यानी देखें 25 जून 1975 को भारत में आंतरिक अशांति के कारण जो संविधान यानी आपातकाल लाया जाता है, जिसको भारत सरकार वर्तमान में संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। पिछले वर्ष उसकी अधिसूचना जारी की गई थी। तो इसी आपातकाल के बाद जो चुनाव होता है उसमें ये मोरारजी देसाई जी जो है भारत के 6ठे प्रधानमंत्री बनते हैं। 77 से लेकर 79 तक बनते हैं। इसके बाद जो है चरण सिंह जी बनते हैं 1979 से 80 यानी 1 वर्ष के लिए। इसके बाद पुनः चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी बनती हैं। उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं होता। 1980 से 1984 यानी 5 साल से पूर्व 1 साल पूर्व ही उनको हत्या कर दी जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बाद में इनके स्थान पर हनुमतैया जी को इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ समिति 1969 में गठित किया गया था। यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की जो है रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए फिर एक समिति गठित की गई MC सीतलवाड़ जी की समिति 1969 में। इसके बाद राज मन्नार समिति ये 1969 की। इसमें देखें तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन इसका किया गया था। ध्यान देना है केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन किया गया था। 1971 में रिपोर्ट सौंपी। इसने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा की समाप्ति की सिफारिश की। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत हमने जिस IAS और IPS सेवाओं को इसने समाप्त करने की घोषणा की थी या इसने सिफारिश की थी। राज मन्नार समिति 1969 तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित किया गया था। रिपोर्ट 1971 में दिया था। इसके बाद सरकारी आयोग देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है 1983 में इसका गठन किया गया था। यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय किया गया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में किया गया था। सदस्य इसके B शिवरामन MR सेन इनके सदस्य मेंबर थे। अक्टूबर 1987 में रिपोर्ट सौंपी। जनवरी 1988 में जारी की गई। इसके बाद पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में किया गया था। पुंछी आयोग भी याद रखें कि ये केंद्र राज्य संबंध की समितियों पर आधारित पुंछी आयोग। इसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग देखें तो अगस्त 2005 में यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय इसकी समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी और सदस्य इसके B रामचंद्रन MP मुखर्जी AH कार्लो जयप्रकाश नारायण इत्यादि इसके अध्यक्ष थे सदस्य थे मेंबर थे। अध्यक्ष तो वीरप्पा मोइली जी थे। द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो अगस्त 2005 में गठित की जाती है। क्योंकि देखें जो ये समय है 2005 का, 2005 में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक जो है अपना पहला 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। 17वें प्रधानमंत्री, इसके बाद 18वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल आता है। ये 2004 से लेकर के 2009 तक इनका प्रथम कार्यकाल होता है। इसके बाद 2009 से लेकर के 2014 तक जो है इनका द्वितीय कार्यकाल होता है। यानी लगातार 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। एक महान अर्थशास्त्री जो कि LPG यानी
LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो लाया गया था, देखें पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, देखें 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को 5 लोगों के साथ जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की गई। पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह जी जो भारत के प्रधानमंत्री, कुल मिलाकर 8 प्रधानमंत्रियों को अब तक जो है भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। तो चलिए इसे विस्तार में करते हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिए। देखें इसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद को देख लेते हैं जो कि अनुच्छेद 263 के तहत है। इसमें सरकरिया आयोग की सिफारिश पर जून 1990 में गठन, बीपी सिंह का कार्यकाल उस समय था, यानी प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे। यानी बीपी सिंह का कार्यकाल देखें तो ये यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल जो है राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी का समय देखें तो 1984 से 1989 यानी अपना कार्यकाल ही पूरा कर लेते हैं। इसके बाद जो चुनावी सभा होती है उसमें इनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह का जो होता है 1 वर्ष के लिए ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 से लेकर के 1990 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर भी देखें तो 1 साल के लिए बनते हैं 1990 से 1991 तक। इसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव होते हैं, यानी ये सारे क्रम जारी रहता है प्रधानमंत्रियों का, हमने ऊपर देख लिया है। तो इसके बाद देखें राष्ट्रपति द्वारा गठित में केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है समिति या आयोग। सदस्य इसमें देखें, इसके सदस्य में देखें तो सदस्य इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, पीएम द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें होते हैं। सभी राज्यों यानी सभी राज्यों का मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो यानी सभी राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक। मुख्यमंत्री जो यूटी में देखें तो 3 में ही, यानी 8 में 3 जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिसमें देखें दिल्ली में है यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में, और 28 राज्यों के जो सीएम होंगे और 3 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री, 3 यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री और प्रशासक का मतलब उप राज्यपाल या वाइस गवर्नर जो होंगे इसमें सदस्य के रूप में होते हैं। और इसका प्रधानमंत्री जो होता है अध्यक्ष होता है। इसके बाद इसमें देखें बैठक क्या होती है। इसमें बैठक वर्ष में 3 बार होनी चाहिए। अंतिम बैठक नवंबर 2017 में की गई थी। किसके बारे में चर्चा हम करें, राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति गठित की जाती है और इसके ये सारे लोग होते हैं अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर और सदस्यों को हमने देख लिया, और वर्ष में 3 बार इसकी बैठक होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला भाग संविधान का भाग 18 जिसका विषय आपात उपबंध है। ये अनुच्छेद 352 से 360 तक। ये भी एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अक्सर पूछता है कि आपातकाल का उपबंध संविधान किस भाग में और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ये ऊपर का भाग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इंटरनल पार्ट को भी देख लेते हैं। तो उद्देश्य से देखें, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के उद्देश्य से आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है। इसमें देखें राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित विनिश्चित प्राप्त होने पर, यानी संघीय यानी जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके द्वारा लिखित विनिश्चय होने पर ही राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकते हैं। भी नोटेड पॉइंट है। आधार इसका अभ्यास क्या होना चाहिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इसका बेस होना चाहिए। अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए, अन्यथा जो है यह आपातकाल नहीं माना जाएगा। समाप्ति, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे इसकी समाप्त कर सकते हैं उद्घोषणा द्वारा। दूसरी उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर होने पर बाह्य आपातकाल कहा जाता है। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। जैसे कि 25 जून 1975 को जो लाया गया था इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वह जो आंतरिक आपातकाल था, इसीलिए इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। अब तक देखें तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। इसमें पहला भारत चीन युद्ध अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक जो है यह आपातकाल था, यानी देखें 6 वर्ष तक आपातकाल था। इसी दौरान देखें 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि द्वितीय प्रधानमंत्री थे। हालांकि बीच में गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। पुनः जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो जाता है तो पुनः गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं।
इसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल शुरू होता है। तो दूसरा देखें, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक भी यह आक्रमण का राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके बाद देखें तीसरा जो आपातकाल आंतरिक अशांति होती है 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक। इसके बाद जो चुनाव कराया जाता है तब देखें कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती है और वहीं देखें तो यह मोरारजी देसाई जो है छठे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और इनका कार्यकाल 1970 से 1979 तक रहता है। नोट इसमें क्या है, नोट इसमें 3 पॉइंट के अंतर्गत इसमें नोट दिया गया है, तो बारी बारी सारे नोट को इसमें देख लेते हैं। नोट क्या है, पहला नोट यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर युद्ध अथवा वायु आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। हमने देखा था कि अनुच्छेद 19 में 6 जो है अधिकारों की उसमें गारंटी देता है। अनुच्छेद 19 पहले 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो हमने विस्तार चर्चा के लिए यहाँ पर इसको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। तो सारे जो 6 गारंटी देता है अनुच्छेद 19 वे जो है निलंबित हो जाएंगे अनुच्छेद 358 के तहत। नोट है अनुच्छेद 359 देखें, आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू अथवा स्थापित करना, यानी सारे मूल अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। केवल देखें जो मौलिक अधिकारों में सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार 20 और 21 हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। 359 के तहत राष्ट्रपति इनको सस्पेंड नहीं कर सकता है। तीसरा देखें, राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद प्रत्येक 6 माह में अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। 40वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक 6 माह में जो है संसदीय अनुमोदन करके इसको अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है राष्ट्रपति शासन, यानी इसका अनुच्छेद 356 से संबंधित है। इसका आधार देखें तो अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में इसको लगाया जाता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावित करने में असफल रहा तो लगता है। अनुमोदन देखें तो राष्ट्रपति शासन को दूसरा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन होना चाहिए। याद रखें 2 माह के भीतर। समयावधि राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है, यानी इसके लिए भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहें इसको समाप्त कर सकते हैं परवर्ती घोषणा द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1991 पंजाब में किया गया। अक्सर एग्जाम पूछता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन देखें कहाँ पर, पंजाब में किया गया था। कब? 1991। संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद है, यानी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो 1951 में ही, यानी प्रथम आम चुनाव के बाद ही 51-52 प्रथम आम चुनाव होता है, उसी दौरान पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 संबंधित है। अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुमोदन घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए, 2 माह के भीतर। समयावधि देखें तो एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहीं है। इसके लिए प्रथम 2 को हमने देखा था संसदीय अनुमोदन था, इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय मंजूरी इसमें भी आवश्यक नहीं है। अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो हमने देखा कि पंजाब में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यूपी स्पेशल के अंतर्गत देख लें तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन देखें कब लगाया गया था यूपी स्पेशल के अंतर्गत, तो 25 फरवरी 1968 को जो है वो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम, यानी पहली बार जो है 25 फरवरी 1968 से 26 जनवरी 1969 तक जो है उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो उत्तर प्रदेश में 10वीं बार, यानी आखिरी बार जो अभी तक लगा है, आखिरी बार तो नहीं कर सकते आगामी, यानी वो कभी भी लग सकता है, लेकिन देखें अब तक लगे गए में आखिरी देखें तो उत्तर प्रदेश 10वीं बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लागू हुआ था। चलिए थोड़ा इसको विस्तार कर लेते हैं, यानी इसका देख लेते हैं, इसको विस्तार से कुछ अन्य सोर्स से भी इसको अपडेट कर देते हैं, यानी विस्तार कर लेते हैं इसमें जो जानकारी पूर्ण रूप से नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल हम देख रहे हैं 3 तरह के, इन संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का निर्दिष्ट किए गए, तीनों को हमने देख लिया। तो पहला अनुच्छेद 352 के तहत जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल है, और दूसरा जो था 356 के तहत जो था वह राष्ट्रपति शासन है, और 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल है। तो पहले को थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसके कारण लगा आपातकाल बाह्य आपातकाल, मतलब बाह्य आपातकाल को हमने देखा
कि युद्ध या बाह्य आक्रमण हो तो इसके कारण लगने वाला जो आपातकाल बाह्य आपातकाल आएगा, बाह्य आपातकाल। जबकि सशस्त्र विद्रोह रहेगा तो इसको सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसके स्थान पर आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, यानी ये कह सकते हैं कि यह देख सकते हैं बाह्य आपातकाल है, इसके बाद आंतरिक आपातकाल जो है सशस्त्र विद्रोह है सबसे, यानी इससे पहले कौन था, सशस्त्र विद्रोह की जगह इससे पूर्व क्या था, तो आंतरिक गड़बड़ी था। तो यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्थापित, पहले इसके स्थान क्या था, आंतरिक गड़बड़ी था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसके स्थान क्या गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो इसके कारण जो लगेगा आंतरिक आपातकाल कहलाएगा। इसमें कुछ और देख लें संविधान में संशोधन किस प्रकार से किए गए, तो ये नोटेड पॉइंट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसमें जो एक माह कर दी गई, पहले ये 2 माह थे। यानी इसको इस प्रकार समझें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल को घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक था। यानी राष्ट्रीय आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलने की बाद, संसदीय अनुमोदन मतलब क्या हुआ कि जो है 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन मिल जाना चाहिए। पहले यह 2 माह था, पहले ये था कि 2 माह की अनुमोदन संसद का मिल जाना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल को, लेकिन इसको 44वें संविधान 1978 द्वारा इसमें 1 माह कर दिया कि 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा मिल जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों में इसका अनुमोदन हो गया, यानी 1 महीने में अनुमोदन हो गया, तो आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है, यानी 6 माह तक जारी रह सकता है। तो प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर 6 माह बाद फिर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर 6 माह बाद 6, इस प्रकार से अनंत काल तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। पहले साधारण बहुमत था, यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया कि विशेष, यानी दोनों सदनों का विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। दूसरा देखें राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन, इसका अन्य नाम है राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहते हैं। संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान ने इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जोड़ते हैं तो मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यानी पहले अदालत में चुनौती नहीं देने की बात थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। चलिए आगे इसमें देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन से। तो पहले चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को देखें तो संविधान के भाग 15, यानी संविधान के भाग 15 का विषय क्या है, चुनाव आयोग, और वो अनुच्छेद 324 से 329 तक है। इसमें अक्सर संविधान अनुच्छेद 324 पूछता है कि किससे संबंधित है, मैच कराने के लिए देता है। तो एक अस्थायी संवैधानिक निकाय, ध्यान रखें संवैधानिक निकाय वो भी परमानेंट। अनुच्छेद 324 में क्या प्रावधान है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। राज्यों में होने वाले पंचायतों निगम चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। ध्यान रखें कि यह राज्य निर्वाचन आयोग के इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है यह भारत यानी चुनाव आयोग का कोई योगदान नहीं होता। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वह पंचायतों निगम का चुनाव कराता है। संरचना इसमें देखें तो संरचना क्या है, 3 सदस्य, इसमें 3 सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग या आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयोग इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस्तीफा किसी भी समय त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी किसी भी समय त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या उन्हें कार्यकाल के पूर्व हटाया जा सकता है। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्य आयोग था, यानी पहले जो चुनाव आयोग 1 सदस्य आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 3 सदस्य बना दिया गया। इसके कार्य देखें, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करवाना, मतदाता सूची तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, आचार संहिता तैयार लागू करवाना, वेतन और भत्ता देखें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान भारत के संचित निधि पर भारित है। ये भी ध्यान रखना, भारत के संचित निधि पर भारित है इसका जो भत्ता और वेतन और भत्ता है। अब तक देख सकते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो पहले को देख सकते हैं, वर्तमान को देख सकते हैं। पहले कौन थे, सुकुमार सेन जी थे, 1950 से 1958, 8 वर्ष तक थे पहले। और वर्तमान में देखें, और यहाँ पर देख लें 9वीं जो है श्रीमती BS रमा देवी जी थे। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने का इनको सौभाग्य मिला 1990 से, 1990 में यह रही थी। और इसके बाद जो TN सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो यह जो है
एक महत्वपूर्ण जो है चुनाव आयुक्त भारत में साबित हुए थे। इसके बाद देखें जो वर्तमान हैं, ये राजीव कुमार वर्तमान नहीं बल्कि 26वें आ चुके हैं, उनको देख लेते हैं। 26वें जो है CEC या मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें जो हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, यानी श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो कि 19 फरवरी 2025 से इन्होंने शपथ लिया। यानी 19 फरवरी को राजीव कुमार जी जो है रिटायरमेंट हो गए, 22 में था और 25 में 19 फरवरी 2025 को रिटायर हुए। तो 19 फरवरी 2025 से इन्होंने शपथ लिया और इनका कार्यकाल जो होगा जनवरी 2029 तक रहेगा, यानी 4 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी 4 वर्ष का होने का मतलब ये कह सकते हैं 2024 में देखें तो केंद्र में आम चुनाव कराया गया, तो ये 25/4/29 यानी 2029 का जो इलेक्शन है हो सकता है इन्हीं के समय हो, यानी जनवरी में रिटायर हो जाएंगे, 29 में इलेक्शन होगा। यानी इनके समय देखें तो उत्तर प्रदेश का 2027 में जो चुनाव होगा वह इन्हीं के कार्यकाल में कराया जाएगा। तो यह जो 26वें जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी जो कि 19 फरवरी 2025 से अपने पद की शपथ लिए। इसके बाद देखें इसमें निर्वाचन संबंधी प्रमुख समितियां देखें तो तारकुंडे समिति 1974 में गठित की गई थी, दिनेश गोस्वामी समिति गठित की गई थी, के संथान समिति और इंद्रजीत समिति 1958 में गठित की गई। नोट में देखें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदाता आयु यानी मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1989 में निर्वाचन आयोग को एक स्तरीय के स्थान पर त्रिस्तरीय कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 सुधार किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो 26वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो श्री ज्ञानेश कुमार जी थे। तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि जो संवैधानिक पदों में विराजमान हैं उनको अपडेट कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। तो देखें 15वें यानी भारत के प्रथम नागरिक जो हैं या 15वीं जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 25 जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। भारत के उपराष्ट्रपति देखें तो 14वें उपराष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में वो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। और भारत के प्रधानमंत्री देखें वर्तमान में तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनका कार्यकाल देखें तो व्यक्ति ग्रुप में 22वें हैं, व्यक्ति ग्रुप में 22वें। इनका कार्यकाल 2024 से अब तक यानी लगातार देखें तो ये 3 कार्यकाल के लिए हैं। पहला कार्यकाल इनका 2014 से 2019, ये 2019-2024 और तीसरा कार्यकाल 2024 से 2029 तक जारी है। यानी ये 22वें व्यक्ति हैं, 22वां यानी कार्यकाल ग्रुप में 22वां जो प्रधानमंत्री कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का। इसके बाद भारत के उप प्रधानमंत्री देखें तो वर्तमान में तो कोई नहीं है, लेकिन कुल 7 लोग इसकी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व में चर्चा के लिए लोकसभा के अध्यक्ष देखें तो 19वें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, यानी क्रम के हिसाब से देखें यानी जितने लोग बनाए गए, हालांकि 18वां लोकसभा का चुनाव कराया गया था, लेकिन क्रम में जितने लोग बने हैं तो 19वें जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, 18वें भी ओम बिरला जी ही थे। और इसके बाद देखें भारत के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है तो वो 52वें यानी भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 52वें जो हैं वो भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं, जो कि 14 मई 2025 को अपने पद की शपथ लिया। और इनका कार्यकाल जो 23 नवंबर 2025 तक ही होगा, क्योंकि ये 23 नवंबर 2025 तक 65 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि मानक है कि ये 65 वर्ष की आयु हो या 5 वर्ष का कार्यकाल हो। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए कार्यकाल निश्चित नहीं होता, बल्कि 65 वर्ष की आयु तक जितना भी समय तक रह सकें 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं। तो 52वें जो हैं वो वर्तमान में भूषण रामकृष्ण गवई जो है भारत के CJI हैं प्रेजेंट टाइम में। और वर्तमान में देखें जो UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके चेयरमैन जो वर्तमान में वो है 14 मई 2025 से अजय कुमार बने हैं, जो कि 35वें जो हैं वो UPSC के चेयरमैन बने हैं। और वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग देखें, कैग कौन है वर्तमान में तो वह 15वें जो है श्री के संजय मूर्ति जी हैं। यानी वर्तमान में कैग के जो यानी भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है यानी कैग कौन है तो श्री के संजय मूर्ति जी हैं, जो कि 21 नवंबर 2024 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद भारत के महान्यायवादी देख लें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखें वर्तमान में जो हैं वो यानी 16वें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो R वेंकट रमणी हैं, जो 1 अक्टूबर 2022 से इनका कार्यकाल जारी है।
इसके बाद कुछ और अपडेट कर देते हैं इसको, कौन क्या है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में देखें, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में जस्टिस श्री बी राम सुब्रमण्यम हैं, यानी जस्टिस श्री बी राम सुब्रमण्यम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष देखें तो श्रीमती विजया रहाटकर जी हैं, यानी श्रीमती विजया रहाटकर जी हैं। कार्यकाल के हिसाब से 9वीं हैं, कार्यकाल के हिसाब से 9वीं महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जबकि कार्यकाल के हिसाब से 11वीं, व्यक्तिगत रूप में 9वीं हैं, क्योंकि 2 लोग 2 कार्यकाल के थे, जिसमें गिरिजा व्यास 2 बार और रेखा शर्मा भी 2 बार थी। तो ये वर्तमान में जो श्रीमती विजया रहाटकर हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में देखें, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष देखें तो प्रेजेंट में प्रियांक कानूनगो हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो प्रेजेंट में श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो कोई नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2025 से जो श्री इकबाल सिंह लालपुरा रिटायर हो गए थे, तो इसके बाद ये रिक्त पद चल रहा है, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है। इसके बाद देखें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में देखें तो 11 मार्च 2014 से श्री किशोर मकवाना जी हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष देखें तो अंतर सिंह आर्या जी हैं। 2024 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। चलिए अब वित्त आयोग को जल्दी से देख लेते हैं। इस पर हालांकि विस्तार हमने कर लिया है, लेकिन वित्त आयोग को जल्दी से देखें तो अनुच्छेद 280 संबंधित यह है। एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष से आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। संरचना देखें, स्ट्रक्चर, इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। योग्यता, संविधान ने संसद को योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों की अनुभवी होना चाहिए। सदस्य, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभवी होना चाहिए। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। कार्य देखते हैं तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित सिफारिशें अनुच्छेद 281 के तहत देता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों, यानी संघ और राज्यों के बीच जो है वो करों की शुद्ध आगमों का वितरण एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन करेगा। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर नगर पालिका और नगर पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति सौंपे जाने पर सलाह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इनकी सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। ध्यान दें कि बाध्यकारी बल्कि सलाहकारी है। इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। अब तक गठित वित्त आयोग को देख सकते हैं कि पहला वित्त आयोग 1951 में ही गठित कर दिया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। इनका समय यानी प्रथम आम चुनाव के बाद 1952 से 57 तक था। और यहाँ देखें तो वर्तमान देखें तो 16वां का गठन हो चुका है, यानी 15 तो ये जारी है, 16वां का गठन हो चुका है, यानी 16वां जो वित्त आयोग है तो ये गठन हो चुका। और इसके अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, वो श्री अरविंद पनगड़िया जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इसका गठन देखें तो 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। 31 दिसंबर 2023 को इसका गठन किया गया था। और इसका समय अवधि देखें तो इसके बाद ही होगा, यानी 2025-26 से लेकर के अगले 5 वर्ष तक के लिए यह 16वें वित्त आयोग का जो होगा वो समय अवधि है। तो ये देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और स्टेट यानी राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के अंतर्गत जो हम लेक्चर बना रहे हैं वर्तमान देखें, हालांकि दोनों के लेक्चर महत्वपूर्ण लेकिन ज़्यादा उपयोगी ये एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसके अंतर्गत यूपीपीएससी शामिल है और हिंदी भाषी राज्यों के क्षेत्र शामिल है। और यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण ये इसमें आर्टिकल है। तो संघ लोक सेवा आयोग को देख लेते हैं, जिसमें ये भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है और भाग 14 में ही अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं पहले संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा, दोनों को साथ में तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ देखें नियुक्तियां, दोनों की नियुक्तियां देखें तो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। संबंधित ये संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं।
लेकिन याद रखें कि जो नियुक्ति तो राज्यपाल देते हैं, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है। संरचना देखें तो एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, इसमें भी एक अध्यक्ष कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संरचना लगभग सेम है, संख्या सेम नहीं है। सदस्य संख्या देखें तो संविधान में उल्लिखित नहीं, राष्ट्रपति आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। संविधान में उल्लेख नहीं, राज्यपाल आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। योग्यता देख सकते हैं, योग्यता क्या है। संविधान में उल्लेख नहीं है, इसमें भी संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव रखते हों। इसमें भी यही है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव। यानी देखें दोनों की योग्यता सेम है। देखिए इसमें संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष था, संविधान में राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों को सेवा की शर्तों निर्धारित करने का अधिकार दिया है। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा एवं शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। कार्यकाल देखें तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगी। ये भी यही है, पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62। इसमें याद रखें कि 62 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व ही इनकी 65, इसमें 65, इसमें 62 है। ये दोनों में अंतर याद रखें इसको। त्यागपत्र देखें तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और यह त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। निष्कासन की शर्तें, दिवालिया घोषित होने, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक क्षमता के आधार पर तथा साबित कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह से इनको निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासन की शर्तें, दिवालिया घोषित, कर्तव्य के बाहर किसी अन्य वेतन नियोजन में कार्यरत होने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के आधार पर या साबित कदाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर इनको हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल ने देखिए यहाँ पर दिया है। कार्य क्या, भारत का केंद्रीय भर्ती अधिकरण या संस्थान है, राज्य की सेवा में नियुक्ति होती परीक्षाओं का आयोजन यह कराता है, SPSC। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है संविधान में। यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठन राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा किया, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जैसा कि राज्यों के लिए था। त्यागपत्र राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकता है। आयोग की संख्या और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। आयोग वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को सौंपता है। नोट में देखें तो यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार वर्ष 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन कब किया गया था? 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। यह 1935 में वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा संबंधित प्रमुख समितियों को देखें तो सिंचन आयोग 1886 में ही गठित किया गया। इसे ली आयोग 1923 में, कोठारी आयोग 1974 में। आज़ादी के बाद जो है लोक सेवा पर पहली जो है कोठारी आयोग है। इसके बाद अलग समिति 2000 में यह समिति, और उसके PC होता समिति 2002 में ही, यानी अलग समिति 2000 में और PC होता समिति 2002 में गठित की गई थी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। GST काउंसिल अनुच्छेद 279A 101वां संविधान संशोधन द्वारा कराया गया। सचिवालय इसका दिल्ली में। पदेन सचिव केंद्रीय राज्य सचिव होता है। दृष्टि काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ के उन मानकों में संरचना देख सकते हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। इसके बाद देखेंगे राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य के इसके मंत्री होते हैं। इसमें जानकारी दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप। कामकाज को देख सकते हैं। नोट है शर्तों सुझाव विजय कलकर समिति 2002 द्वारा दिया गया, लेकिन असीम दास गुप्ता समिति की रिपोर्ट पर से लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग अनुच्छेद 338 को देख सकते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है। भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करती है। अनुच्छेद 338 मूलतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का बंद करता है। 1990 में देखें सरकार ने 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक बहुसदस्यीय ST आयोग की स्थापना किया था। संरचना अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति इसकी सेवा शर्तों कार्यकाल निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में कार्यकाल पदभार ग्रहण करने 3 वर्षों तक होता है। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 को SC/ST आयोग प्रथम अध्यक्ष SH रामनाथन 1952 से 65, वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपाला है। ये नहीं बदल चुके। विजय सांपाला जी रिटायरमेंट ले लिए हैं, यानी इसके बाद वर्तमान में जो है वह श्री किशोर मकवाना जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद परिसीमन आयोग को देख सकते हैं। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा अनुच्छेद 82, ध्यान देना, अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन आयोग लागू किया जाता है। परिसीमन
परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा आयोग की नियुक्ति की जाती है। संरचना देख सकते हैं 1952, 62, 73 और 2000 परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। कार्य लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन पुनर्समायोजन करना। संरचना देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या इनके द्वारा नामित अन्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को देखें जो अनुच्छेद 338 क से है। वर्ष 2004 में यह आयोग अस्तित्व में आया। संरचना एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और सेवा शर्तें, कार्यकाल होता है। कामकाज को देख सकते हैं, यह कार्यकाल है। 2004 से प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। वर्तमान अध्यक्ष पद रिक्त है, यानी रिक्त नहीं, वर्तमान में जो है 7वें जो इसके अध्यक्ष हैं वो अंतर सिंह आर्य 2024 से हैं। आगे देखते हैं कैग के बारे में देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुच्छेद 148 का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अन्य नाम महालेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया, लोक वित्त का संरक्षक, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक यही है। तो वर्तमान में देखें जो कैग हैं, यानी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में 15वें कैग देखें वर्तमान में जो है वो श्री के संजय मूर्ति जी हैं। हालांकि इसमें दिया होगा वर्तमान में, यानी वर्तमान जो 14वें दिया है, अपडेट 2020 तक ये है। तो वर्तमान में जो है 15वें श्री के संजय मूर्ति जी हैं जो 21 नवंबर 2024 से वो अपना कार्यकाल शुरू किया। अनुच्छेद 149 सीएजी की शक्तियों का विस्तार है। प्रथम कैग वी नरसिंह राव, इसको देख सकते हैं। कैग संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक रूप में कार्य करती है। अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देती है। कैग सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है। कैग को उसके पद से संसद दोनों सदनों के समावेदन पर ही साबित कदाचार असमर्था के द्वारा हटाया जा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो। और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना है। तो इसके बाद देख सकते हैं यह जो है योजना आयोग को देख लें जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुका है। गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत देखें योजना आयोग 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड अध्यक्ष किसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर गठन किया गया था। संविधातर एवं परामर्शदात्री संस्था थे, न तो संवैधानिक और न ही संवैधानिक थे, न ही वैधानिक थे। गठन इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा गठन तिथि 15 मार्च 1950 को। संरचना पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। कार्यकाल पंचवर्षीय योजनाओं के यानी कार्य इसका पंचवर्षीय योजना का निर्माण, राज्यों का वित्त आवंटन। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी। मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। इसके बाद नीति आयोग देख लेते हैं जो योजना के स्थान पर लाया गया था। नीति का मतलब NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यालय संकल्प द्वारा सृजित निकाय न तो संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। गठन 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर यह गठित किया गया। यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। शाखाएं शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा, टीम इंडिया शाखा। संलग्न कार्यालय इसमें देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवल्यूशन ऑफिस, इसकी शाखाएं हैं। संरचना देखें तो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर है। पदेन अध्यक्ष इसका भारत का प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के समान होता है। शासकीय परिषद के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 वर्ष। मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान डॉक्टर सुमन बेरी, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हमने देख लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हमने देखा जस्टिस श्री B राम सुब्रमण्यम जी हैं। देखें तो राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक सांविधिक संस्था है। यह आयोग देश में मानवाधिकार की प्रहरी। संरचना एक अध्यक्ष तथा 7 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल 3 वर्ष से 70 वर्ष की जो भी पहले हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1993 का अधिनियम सभी राज्य सरकारों को ही राज्य मानवाधिकार आयोग, जैसे भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और 25 राज्य मानवाधिकार आयोग भी है और एक सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह से एक जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो यह आयोग 1991 में पेरिस में संपन्न मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन के राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पेरिस सिद्धांत के अनुरूप गठित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट भूमिका देखें तो आयोग का कार्य वस्तु सिफारिश या सलाहकार का होता है, बाध्यकारी नहीं। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वयं प्रेरणा न्यायालय द्वारा कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आयोग को किसी ऐसे मामले की जांच की शक्ति नहीं जिससे घटित हुई 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। इसमें सारी जानकारी। यह मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, नई पीढ़ी को आर्थिक सहायता दे सकता है। इसमें सारी जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग होता है, यानी CIC होता है।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन किया गया एक संवैधानिक निकाय नहीं, ध्यान देना है। संरचना 2019 के संशोधन के बाद आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त इसमें हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के अध्यक्षता, लोकसभा में विपक्षी नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री समिति की सिफारिश पर होता है। क्षेत्राधिकार देखें, सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण इसके कार्यकाल ऐसी अवधि जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया अथवा 65 वर्ष की आयु हो। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, याद रखना है कि पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह अक्टूबर 2005 से सितंबर 2010 तक। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा नवंबर 2020 से अब तक। हालांकि इसको अपडेट नहीं किया गया, ध्यान रखें। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, जो कि संसद में पटल पर रखती है। इसके बाद केंद्रीय सरिता आयोग को देख सकते हैं, यह सारी जानकारी इसमें दी गई है, आप इसको देखने के लिए दृष्टि के रूप में। सीबीसी क्या होती है, सीबीसी के रूप में इसमें देख सकते हैं। ध्यान रखें, कार्यकाल पर इसकी पुनरुक्ति नहीं होती, सीबीसी का अधिकार क्षेत्र, यानी सारी जानकारी। इसके बाद सीबीआई को अक्सर पूछता है, इसको देख लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई 1963 में गृह मंत्रालय के अधीन इस संकल्प द्वारा स्थापित किया गया, इसे कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। इसकी स्थापना के अनुसार संस्थापन आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं, इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। भूमिका शासन प्रशासन भ्रष्टाचार की रोकथाम और सत्यनिष्ठा ईमानदारी बनाए रखना है। संरचना इसका निदेशक सीबीआई का प्रमुख होता है। सीबीसी अधिनियम 2003 सीबीआई निदेशक के 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करती है। इसमें देखें, प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य लोकसभा में विपक्षी नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। नियुक्ति यानी सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में लोग शामिल होते हैं। इसके बाद लोकपाल या ओम्बुड्समैन को देख सकते हैं। स्वीडिश शब्द ओम्बुड्समैन का अर्थ लोगों को प्रतिनिधि। भारत में ओम्बुड्समैन के लोकपाल के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन की संस्था पहली बार 1809 में स्वीडन में गठित की गई थी। सारी जानकारी देख सकते हैं। लोकपाल नाम सर्वप्रथम 1963 में एल्वर सिंघवी द्वारा दिया गया था। ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम देखें तो यह 2013 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। इसके तहत सर्वप्रथम लोकायुक्त को वैधानिक दर्जा दिया गया। इससे संबंधित अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसको देखा जा सकता है कि इससे जो था भारत में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था लोकपाल को लेकर के, लोकायुक्त को लेकर के। भारत के पहले लोकपाल देखें, पिनाकी चंद्र घोष। मार्च 2019 में लोकपाल संस्था गठन होने के बाद 2013 कानून के अनुसार लोकपाल संस्था की संरचना की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 50% सदस्य न्यायिक सेवा संघ। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिलाओं के। उस तक बहुत हो हल्ला हुआ था कि ये बन जाएगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन वर्तमान में कोई मतलब है इसका नहीं निकल रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु समिति देखें, यानी लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु समिति देखें तो चयन समिति देखें, कितना भारी भरकम अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इतने लोग इसमें रहेंगे। लोकपाल का कार्यकाल दे सकते हैं। वेतन भत्ता या शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग देखें तो हमने देखा था ये वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 31 जनवरी 1952 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। मूल उद्देश्य महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। वर्तमान रेखा शर्मा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ये अपना 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ये 2 का पहला कार्यकाल 2018 जो इसमें दिया है, 2018 से इनका पहला कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल 2021 से लेकर 2025 तक था। इसके बाद वर्तमान देखें 11वीं जो हैं, यानी कार्यकाल के हिसाब से 11वीं जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वह श्रीमती विजया राहटकर जी हैं, जबकि व्यक्ति के रूप में 9वीं हैं, क्योंकि 2 लोगों ने 2 कार्यकाल अपना पूर्ण किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग में 2 कार्यकाल डॉक्टर गिरिजा व्यास ने पूरा किया था और रेखा शर्मा जी ने भी पूरा किया था। इसके बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA को दिया गया। इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन देख सकते हैं। तो संविधान संशोधन का जो अगला लेक्चर कवर किया जाएगा, क्योंकि आखिरी लेक्चर साबित होगा। 72 से 82 इसमें 10 पार्ट और हैं, तो यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो होगा और प्रमुख संविधान संशोधन पर चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगला लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।